Hello friends, welcome back to the channel. Today we will learn about stoichiometry. चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो स्टाइक्योमेट्री, अब स्टाइक्योमेट्री क्या होती है? स्टाइक्योमेट्री एक तरह का टॉपिक है जिसमें हम क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि हाउ मच क्वांटिटीज आर टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन मिल करके एक मोल H2O बनाते हैं। तो हम क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन मिल करके 1 मोल H2O बनाते हैं। तो इसमें हम क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यानी रिएक्टेंट कितनी क्वांटिटी में है और प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बन रहा है, इस चीज के डिस्कशन को ही दिस पार्ट इज नोन एज स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। ओके, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहला लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ। ये लॉ क्या कहता है? पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन ए गिवन बैलेंस रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी बैलेंस्ड रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन जो बैलेंस्ड हो, मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स एट द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम एट द प्रोडक्ट साइड, अगर ऐसी रिएक्शन हो तो उसमें टोटल मास जो रिएक्टेंट साइड का होता है वो बराबर होता है टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड का। जैसे यहाँ नीचे रिएक्शन दे रही है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, तो N2 यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 AMU। 14 इंटू 2 प्लस 3 इंटू H2 का मास 2, दैट इज 3 इंटू 2 दैट इज 6। 2 NH3 गिव्स 2NH3, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। 2 मल्टीप्लाइड बाई नाइट्रोजन दैट इज 14, हाइड्रोजन 3 दैट इज 1 इंटू 3। तो टोटल देखिए रिएक्टेंट साइड में कितना आ रहा है 34, एंड दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड मास दैट इज 34। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि किसी बैलेंस रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट साइड बराबर होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट साइड के। ओके, इसकी लिमिटेशंस क्या है? देखो लिमिटेशंस में फॉर्म ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व इन एनी रिएक्शन। कभी कभी क्या होता है ना, रिएक्टेंट साइड से वैसे रिएक्टेंट्स का रिएक्शन कराते हैं तो कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में निकल जाती है। तो उस टाइम ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड नहीं करता है। भाई टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन जब हमने रिएक्शन कराया, मान लो इसी में कराया, रिएक्शन कराया और कुछ एनर्जी आपकी हीट में निकल गई, इसी फॉर्म में हीट में निकल गई, लाइट में निकल गई, तो क्या होगा? टोटल इधर का मास कम हो जाएगा। तो उस टाइम पे यही इसकी लिमिटेशन है कि जब ये इस तरह का हो जाता है, किसी एनर्जी के फॉर्म में निकल जाती, कोई भी एनर्जी रिएक्शन से निकल जाती है, तो उस समय वैलिड नहीं हो पाता है। ठीक है, डी इज इक्वल टू DmC², ये इक्वेशन है आइंस्टीन की, सबको पता है। एनर्जी इज ऑलवेज एट द एक्सपेंस ऑफ मास। एनर्जी हमेशा कैसे निकलती है? मास के खर्च होने से। भाई कोई भी मास दिया है, वो खर्च होगा तो उसी का एनर्जी तो बनेगा। ठीक है, तो वेट ऑफ रिएक्टेंट नॉट इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट आता है इस केस में। ठीक है, मॉडिफाइड लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है? इन ए गिवन रिएक्शन द टोटल मास एंड एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये कहता है कि किसी भी दिए गए रिएक्शन में टोटल मास और एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ये सही है। थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड किसे बोलते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये होना चाहिए थ्योरी के हिसाब से। और प्रैक्टिकल यील्ड क्या होता है? वैल्यू ऑब्टेन्ड, जो हमें मिलता है। प्रैक्टिकल यील्ड क्या होता है? हम उसे कैलकुलेट करते हैं, हमें जो मिलता है वो प्रैक्टिकल यील्ड होता है। तो इफिशियंसी क्या होती है? प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100। तो किसी भी रिएक्शन की इफिशियंसी निकालनी हो तो प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल इंटू 100 करेंगे, इफिशियंसी आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या लॉ क्या कहता है? ए कंपाउंड फॉर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मेथड ऑफ proportion are the initial reactant always contain the same element combining some fixed proportion by mass। बोलता है कि एक कोई भी कंपाउंड वो किसी भी मेथड से बनता हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर इनिशियली रिएक्टेंट्स में सेम एलिमेंट को कंटेन करता है किसी एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। ठीक है,
तो उसी प्रोपोर्शन में हर एक कोई भी उसका मॉलिक्यूल बने वो हमेशा उसी प्रोपोर्शन में रहेगा। जैसे कि देखो कार्बन प्लस O2, ये क्या बना CO2, कार्बन इस टू ऑक्सीजन यहाँ पे निकाला जाए तो क्या मास का रेशियो लेते हैं बाई वेट। कार्बन का वेट कितना होता है 12, O2 का वेट कितना होता है 32, तो 12:32 ये आया, दैट इज 3:8 स्मॉल होल रेशियो में 3:8 आया। अब देखो कोई दूसरा रिएक्शन पकड़ते हैं जैसे CH4 प्लस 2O2, ठीक है, कंबशन कराते हैं, तो यहाँ क्या बना CO2 प्लस H2, दैट इज सेम मॉलिक्यूल CO2 मीन सेम रेशियो, सेम फिक्स प्रोपोर्शन आया। फिर CaCO3 को हीट करें CO2 प्लस CO, यहाँ भी सेम मॉलिक्यूल दैट इज इन सेम रेशियो। तो ये है कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। लिमिटेशन इसके क्या है, लॉ डज नॉट होल्ड इन केस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के केस में ये लॉ होल्ड नहीं करता भाई। क्यों? क्योंकि देखो जैसे कि CH4 है जिसमें कार्बन 6 और एटॉमिक मास 14 लिए हमने, 2O2 रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा 6CO2 14 प्लस 2H2O। अब यहाँ पे चूंकि कार्बन का मास हम 12 लेते हैं तो ये रेशियो आता ये वाला, ये रेशियो आता, लेकिन अब यहाँ पे 14:32 होगा तो ये रेशियो 3:8 यहाँ पे नहीं आएगा। इसीलिए कहा गया कि आइसोटोप्स के कंडीशन में ये लॉ होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, अब ये देखो आइसोटोप्स कुछ कुछ यहाँ पे लिखा है, जैसे एटॉमिक वेट्स आर यूजुअली इन डेसिमल्स, एटॉमिक वेट्स डेसिमल्स में होते हैं। जैसे कि क्लोरीन 35 भी होता है, क्लोरीन 37 भी होता है, ठीक है, क्लोरीन 35 भी होता है, 37 भी होता है। अब चूंकि हमसे पूछा जाता है कि बताओ 35 कितना होगा 37 कितना होगा, कितना कितना परसेंट होगा, है ना, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लो किसी मॉलिक्यूल में हमें इस क्लोरीन का कुछ भी एटॉमिक वेट हमें डेसिमल में दिया है एवरेज, ठीक है, मान लो हमको दिया है 35.5, तो हम क्या करेंगे कि मान लिया हमने क्लोरीन 35 कितना है X% है। भाई दो ही आइसोटोप होते हैं क्लोरीन के, एक 35 एक 37, तो एक अगर X% है, 35 अगर X% है तो 37 वाला कितना होगा 100 माइनस X%, ठीक है, और टोटल ये दोनों कितने बना रहे होंगे, दैट इज क्लोरीन 35.5 बना रहे होंगे। तो हमने क्या लिखा X/100 × 35, दैट इज क्लोरीन 35 का परसेंटेज, प्लस 100 माइनस एक्स अपॉन 100 × 37, दैट इज क्लोरीन 37 का परसेंटेज, दैट इज इक्वल टू 35.5, है ना। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे x इज इक्वल टू कितना है 75, यानी क्लोरीन 35 75% है, और बचा 100 माइनस एक्स दैट इज क्लोरीन 37 25%। ठीक है, ऐसे निकालते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू आर मोर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू आर मोर डिफरेंट, जब दो एलिमेंट कंबाइन होकर के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं, देन द डिफरेंट वेट ऑफ one element which combines with the fixed weight of the other element is in the simple whole number ratio। बोला है कि जैसे कि दो एलिमेंट नाइट्रोजन ऑक्सीजन लिया हमने, इसके अलग अलग प्रोडक्ट हमने बनाया, बनता है ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूल्स आप बदलते रहिए, नंबर ऑफ एटम्स चेंज होते रहेगा, जैसे NO से N2O बनता है, NO बनता है, N2O3 बनती है, N2O4 बनता है, N2O5 बनता है। तो सब में आप अगर रेशियो देखें, यहाँ नाइट्रोजन फिक्स है दैट इज 28, दैट इज 28, और बाकी ऑक्सीजन देख सकते, यहाँ 28 हो गया, यहाँ नाइट्रोजन 14 हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन में देखो 16 हो गया, 16 हो गया, 48 हो गया, 64 हो गया, और ये 80 हो गया। तो इसका रेशियो लें दैट इज 16:32:48:64:80, तो क्या है 1:2:3:4, यानी सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लिमिटेशन क्या है, डू नॉट होल्ड इन केस ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप के कंडीशन में ये होल्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आइसोटोप मान लो ये ऑक्सीजन 16 है, हमने ले लिया ऑक्सीजन 18, तो ये रेशियो तुरंत बिगड़ जाएगा, बस हो गया। लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड विद द फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट हैं किसी थर्ड एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, किसी थर्ड एलिमेंट से ये दोनों कंबाइन करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन से, कार्बन को थर्ड एलिमेंट लिया, इससे दोनों कंपाउंड बनाते हैं, CH4 और CO2 बनाया इसने, ठीक है, तो बोला देन द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद दिस थर्ड एलिमेंट is either the same or a simple whole number multiple of the ratio when they combine with each other। बोला है कि
इससे कंबाइन होने का जिनका रेशियो है, जैसे CH4 बनाया तो कार्बन इस टू हाइड्रोजन कितना 12:4, ठीक है। अब यहाँ से CO2 बनाया दैट इज कार्बन इस टू ऑक्सीजन कितना है 12:32, है ना, 12:32। और यहाँ पे कितना आया ये हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन यानी H2O 2:16 दैट इज 1:8। अब देखो ये 4:, ये क्या है हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन कितना आया 4:32 दैट इज 1:8, यानी कि सेम सेम रेशियो में आए या फिर किसी, देखो यहाँ पे सेम रेशियो में दिखा रहा है और कभी कभी ये सिंपल होल रेशियो में भी आएगा। तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ बैलेंस रिएक्शन, वेट बाय वेट रिलेशन, ठीक है। बैलेंस रिएक्शन का प्रॉब्लम अब शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। वेट बाय वेट रिलेशन, थोड़ा सा इसको ओके, ठीक है। अब वेट बाय वेट रिलेशन, जैसे हमने यहाँ पे प्रॉब्लम लिया CH3COH प्लस COH होल ट्वाइस गिव्स CH3CO होल ट्वाइस प्लस 2H2O। सबसे पहले हमें क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। पहले स्टेप को आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमें किसी भी रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है, उसके बाद उनके मोल रेशियो लिखने हैं, फिर मोल्स ऑब्टेन हो जाए तो फिर जो भी हमसे पूछा गया, जैसे वेट पूछा गया, वॉल्यूम पूछा गया, अदर रेट कुछ भी पूछा गया, वो हम मोल के हिसाब से बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हमने रिएक्शन बैलेंस किया तो हमें मिलेगा 2 मोल ऑफ CH3COH गिव्स 1 मोल ऑफ CaCH3CO होल ट्वाइस, यानी कि 2 मोल CH3COH मतलब 1 मोल का वेट कितना, उसके एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर दैट इज 60 into 2, यानी 60 into 2 ग्राम CH3COH 1 मोल CaCH3CO होल ट्वाइस के बराबर। इसका वेट कितना 158 ग्राम, यानी इसके बराबर है। तो 12 ग्राम कितना होगा 158 बाई 120 यानी 15.8 ग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2, है ना। अब ये हमने बोला कि अमोनिया हमने ले लिया यानी NH3 को ले लिया 6.8 ग्राम, तो बताओ N2 NTP पर कितना इसका वॉल्यूम होगा N2 का। तो हमने क्या किया 2 मोल अमोनिया क्या दे रहा है 1 मोल N2 दे रहा है, सही है। 2 मोल अमोनिया कितना वेट हो गया 34 ग्राम, भाई 1 मोल अमोनिया कितना 14 प्लस 3 दैट इज 17, तो 2 मोल का 34 ग्राम। 34 ग्राम अमोनिया कितना दे रहा है 1 मोल N2 यानी कि 22.4 लीटर ऑफ N2 दे रहा है। अब हमें कितना 6.8 ग्राम कितना देगा दैट इज 22.4 बाई 32 इंटू 6.8 दैट इज 4.8 लीटर, सही है ना। अब एक और फंडा होता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन में क्या होता है देखो कि रिएक्शन चेन में होती रहती है, कॉन्टिन्यूसली होती रहती है। जैसे कि CaC2 है कार्बाइड प्लस 2H2O, ये देता है आपका CH∼1CH प्लस COH होल ट्वाइस। फिर क्या करते हैं हम कि CH∼1CH प्लस H2 होता है, भाई कंटेनर में H2 है, फिर से रिएक्ट हो रही है CH2 C11CH2, फिर CH2 गिव्स CH2 है ना, मतलब अल्केन तक आया। ऐसे रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो इसको बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, इसको अगर बैलेंस करना है ना सब में आप इंडिविजुअल में n से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा NCaCO2 और सबको क्या कर दो ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दो। तो ये तुम देखोगे, देखो n से जब मल्टीप्लाई किया हमने इसमें, ध्यान से जरा देखियो यहाँ n से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया NCH∼1CH, और हमने यहाँ भी n से मल्टीप्लाई किया NCH∼1CH, तो ये दोनों देखोगे आप कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, उसी तरह ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या NCaCO2 प्लस 2n, ये 2 था और n से मल्टीप्लाई किया दैट इज 2NH2O प्लस यहाँ H2 था दैट इज n से मल्टीप्लाई हुआ यानी NH2 गिव्स ये बचेगा लास्ट में दैट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल n, n से मल्टीप्लाई किया प्लस n, तो ये बच जाएगा ये वाला दैट इज n टाइम COH होल ट्वाइस। ऐसे चेन रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। फर्स्ट स्टेप लिखा है, फर्स्ट
क्या करना है स्टेप वाइज मैंने पहले बता दिया, किसी भी रिएक्शन को आपको सबसे पहले बैलेंस करना है, ये स्टेप आप फिर उसके बाद क्या करना है, बैलेंस करने के बाद आपको मोल रेशियो में लिख लेना है। उसके बाद दिए गए मोल को आपको जो भी पूछा गया, वॉल्यूम, रेट, ग्राम, कुछ भी पूछा गया है उसमें आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब एक नई टर्म आती है लिमिटिंग रिएजेंट, नई एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ऐसे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, चलो उसको समझाते हैं, रिएक्शन से समझाते हैं। मान लिया हमने एक रिएक्शन लिया, लेट बैलेंस इक्वेशन लिया 2a + 3b = 5c। कोई भी एक रिएक्शन है 2a + 3b = 5c। हमने लिया a को लिया 3 मोल, b को लिया 5 मोल। अब पूछा जा रहा है c बताओ कितना बनेगा। ध्यान से सुनिए, a को लिया 3 मोल, b को लिया 5 मोल, पूछा जा रहा है c कितना बनेगा। कैसे बताएंगे भाई, कुछ कुछ b में से भी जा रहा होगा, कुछ ए में से भी जा रहा होगा, बी से ज़्यादा जा रहा होगा, ए से कम जा रहा होगा, बी बचेगा, ए घटेगा, क्या होगा, ये सब कुछ बातें हम डिस्कस करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट में। और लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है, देखो हमने क्या किया, यूनिटरी मेथड लगाते हैं। यूनिटरी मेथड बिटवीन रिएक्टेंट, यूनिटरी मेथड मैथ में पढ़े होंगे भाई, 1 किलो आम का दाम इतना, 4 किलो कितना, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो हमने देखा क्या है कि 2 मोल ए रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ बी, दिख रहा है, 2 मोल ए रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ बी, ठीक है, टू गिव 5 मोल ऑफ सी। सही है, सही है, सही है, ओके। अब देखो, तो हम क्या बोले, 2 मोल रिएक्ट कर रहा है 3 मोल बी से, तो 5 मोल सी दे रहा है। तो भाई 3 मोल रिएक्ट करेगा तो कितना होगा वो बताओ। तो 3 मोल रिएक्ट करेगा तो कैसे निकालेंगे, दैट इज 3/2 इंटू 3, दैट इज 4.5, 4.5 मोल। यानी ये टोटल कितना मोल बना रहा है, 3 मोल ए, 4.5 मोल, जो कि किससे कम है, 5 मोल आप बी से कम है, कम है ना, यानी ये कम है। तो रिएक्शन में भाई ये 4.5 मोल है ए अपना, ये इक्विवेलेंट पूरा कितना दिखाएगा 4.5 मोल, और ये दिखा रहा है 5 मोल। तो ये कम है ए वाला और बी ज़्यादा है, जो कम है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी ए इसमें क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग की डिफिनेशन देख लो, है ना, क्या बोल रहा है, वन ऑफ द स्पेसीज जो कि रिएक्टेंट में होती है, एक ऐसी स्पेसीज जो रिएक्टेंट में होती है, इज फुली कंज्यूम्ड आर एग्जॉस्टेड मच बिफोर द रिएक्शन, वो पूरी पूरी खत्म हो जाए, रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले वो पूरा पूरा खत्म हो जाए, उस रिएक्टेंट को या उस स्पेसीज को बोलते हैं रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे ए क्या है, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा रिएक्शन से पहले, तो वो उसे बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। और जो बच जाता है, जैसे बी बचेगा, तो उसको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। कितना बचेगा भाई, 4.5 ये खत्म होगा, 4.5 ये भी खत्म होगा, तो बचेगा कितना, 5 - 4.5 दैट इज 0.5 मोल बी आपका बच जाएगा, समझे, बस हो गया। नेक्स्ट, अब जैसे एक डायरेक्ट मेथड भी है लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का। क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको भाई एग्जाम में जल्दी जल्दी करना है, तो जल्दीबाजी के लिए भाई शॉर्टकट भी होना चाहिए, शॉर्टकट भी देख लो। रिएक्शन इसमें थी ना, 2a + 3b = 5c। तो 2 क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ था 2, यहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ पे 3 लिखा था, ठीक है, और दिया था 3 मोल और 5 मोल। तो हमें क्या करना है, दिए गए मोल से इस मोलर रेशियो को डिवाइड करना है। ये जो लिखा था मोलर रेशियो 2a, उसमें आपको दिए गए मोल से डिवाइड मार देना है। तो ये क्या है 2/3, और इधर 3 था और 5 मोल दिया हुआ था, 3/5। अब देख लो इन दोनों फ्रैक्शन में से कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, ठीक है, जो भी बड़ा फ्रैक्शन होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, बस साफ सीधी बात। डायरेक्ट ये चीज़ आप जरूर राइट कर लें, इट्स रिक्वेस्ट, आप जरूर इस चीज़ को राइट कर लें। कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस इक्वेशन अपॉन मोल्स गिवन, जिसका ज़्यादा वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखो इसमें डायरेक्ट, अब इतनी बड़ी इक्वेशन है, मोल्स करो कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा।
हमें तुरंत बताना है। दैट इज यहाँ लिखा है 3p प्लस 7q प्लस 8r प्लस 9s की 10t प्लस 12। इतनी बड़ी रिएक्शन, मोल दिए हैं 5 मोल, 10 मोल, 15 मोल, 16 मोल ऐसे दिए। अब क्या करोगे, 3 यहाँ बैलेंस इक्वेशन में दिया है, 3 डिवाइड बाई 5 मोल यानी 3/5। इसी तरह ये 7/10, इसी तरह 8/17, इसी तरह 9/16। कौन सबसे बड़ा है, कौन बड़ा है, 7/10 सबसे बड़ा है। 7/10 सबसे बड़ा है यानी कि क्यू क्या है, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है। खत्म, हो गया, इतना ही काम बताना। और कौन कितना बचेगा तो वो भी तुरंत निकाल सकते हो भाई। 7q गिव्स 3p कहाँ, 7q रिएक्ट विथ 3p यानी कि 3/7 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 4.3, यानी 4.3 खर्च होगा। और ये 5 मोल है, 5 माइनस 4.3 यानी 0.2 नहीं बचेगा। उस तरह आप आर का निकाल सकते हैं, एस का निकाल सकते हैं, कौन कितना बचेगा, ठीक है, सब निकाल सकते हैं। अब है कंसेप्ट ऑफ एवरेज मालिकुलर वेट, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ एवरेज मालिकुलर, ठीक है, आगे इसको डिस्कस करते हैं फिर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, go ahead, thank you very much, and keep love and support.